आसानी से वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बाकी जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे डीसी मोटर, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। हम डीसी जनरेटर पहले पढ़ा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जो लोग पढ़े होंगे उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो पहले डीसी जनरेटर देख लेंगे तो डीसी मोटर उन्हें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं डीसी जनरेटर होता क्या है। तो डीसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा आउटपुट में मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जब हम जनरेटर को घुमाते हैं, जब उसको हम घुमाते हैं यानी कि क्या कर रहे हैं हम उसको मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा मिलती है, उसको हम कहते हैं जनरेटर। ठीक है, अब जनरेटर जो हमारा होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि हिंदी में कहें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। सेम मोटर भी हमारा उसी के सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। अंतर ये है, जो सबसे मेन अंतर है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में। हम मोटर में क्या करते हैं, हम मोटर में देते हैं इसको इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट देते हैं, हमें आउटपुट क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कैसे, जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो शाफ्ट हमारा घूमने लगता है तो हमें क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। लेकिन जनरेटर में क्या होता है, हम उसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यानी जब उसे घुमाते हैं तो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी जो देते हैं तो हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। किस में, डीसी जनरेटर में। हम बात करें इसको हिंदी में कहना चाहें तो मैकेनिकल को कहते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत होगी थोड़ी सी इंग्लिश में तो हमें लिख देते हैं, इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। जो सबसे मेन डिफरेंस है मोटर और जनरेटर के मिड में यही है, जो हमारा जनरेटर होता है, आप देख रहे हैं डीसी जनरेटर, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक कहने का मतलब ये, जब उसे हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स कटता है और कटने के बाद एक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके जरिए हमें विद्युत ऊर्जा आउटपुट में मिलती है। जो मिलेगी आउटपुट में ऊर्जा हमें, उसके जरिए हम कोई भी अपना काम कर सकते हैं, घर पे जितनी भी सामानें हैं या सप्लाई वगैरह आप दे सकते हैं इस आउटपुट के जरिए। ठीक है, अब बात करते हैं डीसी मोटर की। किसकी, डीसी मोटर। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हिंदी में कहें तो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं इसको। यांत्रिक ऊर्जा क्या मतलब, जब इसको सप्लाई देते हैं, जब सप्लाई देंगे इसको एसी या फिर डीसी, तो करेगा क्या ये कि उसे मूव करेगा, घुमाएगा और हमें आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। अब उससे फायदा क्या होगा, आप मोटर को तो देखे ही होंगे, वो मूव करता है, उसके शाफ्ट से हम यदि किसी चीज़ को जोड़ दें तो भी क्या करेगा, घूमने लगेगा। अगर हम किसी चीज़ को घुमाना है तो हम डीसी मोटर का यूज करेंगे। ठीक है, हमारा डीसी मोटर या जनरेटर में मेन डिफरेंस हो गया। लेकिन इसमें बहुत कुछ समानताएं भी हैं, बहुत कुछ समानताएं हैं। समानता क्या है कि जो इनकी वर्किंग सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो कार्य करने का सिद्धांत है वो एक ही है। वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी के सिद्धांत पे, इसके अकॉर्डिंग हमारा जनरेटर या मोटर दोनों वर्क करता है। और कहीं कहीं पे आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण ना मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग कहता है या विद्युत चुंबकीय खिंचाव भी कहा जाता है इसको। हम इसकी आगे चर्चा करेंगे मोटर में। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय खिंचाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग कहते हैं। अब देखिए, जो बनावट होती है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की, दोनों सेम होती हैं। डीसी मोटर हो या फिर डीसी जनरेटर हो, जो दोनों की संरचना होती है, बनावट होती है, वो क्या होती है, सेम होती है, समान होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है इन दोनों में, जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसका जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं एंड कवर, उसको बोलते हैं एंड कवर यानी कि
बाहरी पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ओपन होता है, खुला होता है। क्यों? क्योंकि ओपन रहेगा तो उसमें आसानी से उसको हम ठंडा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई मोटर हो या जनरेटर हो, जब उसको चलाएंगे या वर्क करेगा तो क्या होगा, हीट होगा। जब हीट जनरेट होगा उसे हमें ठंडा करना पड़ता है। तो उसे ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसके बाहरी कवर है उसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। लेकिन मोटर में क्या होता है, वो पैक होता है, बहुत थोड़ा सा ओपन होता है। लेकिन जनरेटर में ज़्यादा खुला होता है। लेकिन संरचना दोनों की समान होती है। अगर मेरे पास कोई एक मशीन है, चाहे मोटर हो या फिर जनरेटर हो, तो हम चाहें तो एक ही मशीन से दोनों का यूज कर सकते हैं, मोटर की तरह भी और जनरेटर की तरह भी। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन है, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा दे दिए यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, तो हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसे कहेंगे जनरेटर। या उसको हम अगर विद्युत ऊर्जा दे दें यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमें क्या मिल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा आउटपुट में, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो हमारा ये मोटर की तरह बिहेव करेगा। तो वर्किंग भी सेम है, सिद्धांत भी सेम है, संरचना भी सेम है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि यह यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है जनरेटर, और मोटर क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। और एक डिफरेंस और भी है, जो हमारा जनरेटर है वो क्लॉकवाइज मूव करता है। कैसे? क्लॉकवाइज। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो हमारा जनरेटर है ये चलता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और जो मोटर है वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो हमारा जनरेटर होता है वो दक्षिणावर्त, यानी ये कह सके सिंपल लैंग्वेज में कि घड़ी के दिशा में। आपने देखा हो घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है ना। अगर घड़ी हमारी कुछ इस तरह की है, घड़ी हमारी कुछ इस तरह की है, तो ऐसे रोटेट करती है ना, इस डायरेक्शन में घड़ी हमारी ऐसे चलती है। तो हमारा जो जनरेटर है वो भी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी के दिशा में चलता है। लेकिन मोटर वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ठीक इसका उल्टा, इस डायरेक्शन में हमारा मोटर चलता है, ठीक इसका उल्टा, घड़ी के चलने के उल्टी दिशा में। आपने देखा होगा फैन वगैरह को, शायद आपने देखा होगा, लेकिन एक गौर नहीं किए होंगे कैसा चलता है। आप कभी देखिएगा अपने घर और पे या फिर कॉलेज वगैरह में, जो उसकी घूमने की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। वो ऐसे मूव करता है इस आकार में, ठीक है। जबकि आपकी घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे रोटेट होती है क्लॉकवाइज में। लेकिन पंखा क्या होता है, पंखा एक मोटर है, वो डीसी नहीं बल्कि क्या है, वो एसी मोटर है पंखे को। लेकिन है तो मोटर ही ना, चाहे डीसी हो या फिर एसी हो, है तो मोटर ही। तो मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। लेकिन जनरेटर घड़ी के चलने के दिशा में चलता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मोटर और जनरेटर में डिफाइन करने के लिए, और दोनों को पहचानें कैसे, तो इस चीज़ मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं डीसी मोटर की, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक क्या है, डीसी मोटर। तो स्टार्ट करते हैं, डीसी मोटर क्या होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे डीसी मोटर, यहाँ लिखा भी गया है। डीसी जो मोटर है वो क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी घूमता है। इसको कहते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, ठीक है, घड़ी के विपरीत। और जो हमारा क्या है, डीसी जनरेटर, ये वर्क करता है, मूव करता है किसकी तरह, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज मूव करता है। देखे होंगे सब लोग, हो सकता है कुछ लोग गौर नहीं किए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पंखा एक तरह का आपका मोटर है, एसी मोटर है, डीसी नहीं है, लेकिन है तो मोटर ही। और घूमता कैसे, वो एंटी क्लॉकवाइज। आप देख लेंगे तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि मोटर कौन सा है और डीसी और जनरेटर कौन सा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर। इसमें आपके जो पहली हेडिंग है, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, डीसी मोटर सॉरी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको अभी बताया भी था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन मोटर कहलाती है। अब इसको हम डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अगर एसी देंगे तो एसी मोटर कहलाएगी, ठीक है। एसी मोटर में आपका इंडक्शन मोटर आता है, सिंगल फेज, 3 फेज, ढेर सारे हैं, सिंक्रोनस मोटर भी है। तो यहाँ पे आपसे क्लियर हो जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में जब कन्वर्ट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोटर बोलेंगे। और डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर। सप्लाई आप अगर डीसी देंगे तो डीसी मोटर, एसी देंगे तो एसी मोटर। अभी एसी मोटर अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उस आगे आपके सिलेबस में उसको भी पढ़ेंगे, वो बात की बात है। अब क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, इसको मोटर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे जो टॉपिक है डीसी मोटर। आपने समझ लिया कहते किसे हैं।
हाँ देखिए, अभी मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग की, विद्युत चुंबकीय खिंचाव की। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, यह एक फैराडे का लॉ है, एक फैराडे का नियम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या उसी को कहीं कहीं पे हम विद्युत चुंबकीय खिंचाव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें होता क्या है कि जब मोटर को हम सप्लाई देते हैं, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी। आर्मेचर में सप्लाई देंगे तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा, और आर्मेचर भी क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। आपको पता है, आपने अगर मैग्नेटिक पढ़ा होगा, चुंबकत्व पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर कोई हमारा सर्किट है, उसमें बाइंडिंग कर रखी है, तो उसको हम सप्लाई देंगे, करंट देंगे, तो वहाँ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें फ्लक्स जनरेट होंगे, और फ्लक्स उत्पन्न होंगे तो वो मूव करते हैं, फ्लक्स हमारा मूव करता है, घूमता है। और जब हमारा फ्लक्स कटता है इस आर्मेचर के द्वारा या कॉइल के द्वारा या रोटर के द्वारा, एक ही चीज़ है, कॉइल हो, आर्मेचर हो, रोटर हो, एक ही चीज़ है, तो क्या होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो हमारा वो मूव करने लगेगा, उसको घुमाने का प्रयास करेगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। कभी कभी डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक है, ईएमएफ का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल, विद्युत को ढोने वाला, ले जाने वाला बल क्या कहलाता है, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी, क्या होता है कि जनित्र में पाया गया कि विद्युत धारा के कारण आर्मेचर भी क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैं अभी बताया, जब उसको सप्लाई देंगे आर्मेचर को तो आर्मेचर में करंट बहेगी, जब करंट बहेगी तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, यह क्या करेगा, यह आर्मेचर के घूमने का विरोध करेगा, आर्मेचर को उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक, लेकिन वहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, वो किसके कारण, फील्ड के कारण। इसमें दो बाइंडिंग होती है, एक होती है फील्ड बाइंडिंग, एक होती है आर्मेचर बाइंडिंग। तो फील्ड बाइंडिंग करेंगे तो उसके कारण भी एक फील्ड तैयार होगा, एक चुंबकीय पथ क्षेत्र तैयार होगा, और जब आर्मेचर में करंट बहेगी तो आर्मेचर में भी एक करंट तैयार होगा। तो दोनों तरफ क्या हो गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब दोनों में क्या होगा कि प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, वो आर्मेचर को घुमाने का प्रयास करेगा। अब ये समझ लीजिए, एक हमारा ये रोटर है, ये हमारा रोटर है। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया। ठीक, इस पर हमारा रोटर मतलब इस पर हम बाइंडिंग कर देते हैं, इस पर हम बाइंडिंग कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम आर्मेचर बाइंडिंग। रोटर पे ही आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं। ठीक, और स्टेटर पे फील्ड बाइंडिंग करते हैं। जब सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगी, करंट बहेगी, इसमें हमारी करंट आई बहेगी, तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। अब ये इसको घुमाने का प्रयास करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। अब जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ इसे मूव करा देगा, घुमा देगा। जिसकी फोर्स बल ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, अपनी तरफ मूव करा देगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल से क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करने लगेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगता है। तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर को उसकी घुमाव के विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। जो ये आर्मेचर में उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, ये आर्मेचर को उल्टी दिशा में, विपरीत में घुमाने का प्रयास करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। भाई ये इधर खींचेगा और ये जो आर्मेचर में होगा ये इधर खींचना चाहेगा ना। जब प्रतिकर्षण होता है तो उधर खींचना चाहता है और हम इधर खींचना चाहते हैं, और जिसका बल ज़्यादा होगा उधर को हम क्या होगा, घूमने लगेगा। तो
तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडक्शन पे वर्क पे काम करता है, इंडक्शन के सिद्धांत पे। इसमें होता क्या है कि हम एक बाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो इंडक्शन के माध्यम से फ्लक्स दूसरी बाइंडिंग में जाता है, वहाँ पर फ्लक्स का जब कटान होता है तो ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्किंग समझ में आई होगी। जो लोग पहली बार देखें उनको भी आ गया होगा, और जो लोग डीसी जनरेटर पढ़ चुके हैं उन्हें तो और आसानी से आएगा वो समझ में। ठीक है, तो इसी के सिद्धांत पे काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा कि डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, इन दोनों का जो प्रिंसिपल है एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग, दोनों एक ही चीज़ है। अब आते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पर। इसके बाद जो पॉइंट है देखते हैं डीसी जनरेटर में क्या क्या और भी पॉइंट है। अगला जो हमारा हेडिंग है डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं, यानी कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी मोटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर डीसी मोटर तैयार करना है, डीसी मोटर को बनाना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड। पहला हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र। अगर जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा नहीं, तो वहाँ फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। जब फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा तो करंट बहेगी नहीं, और जब करंट नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, तो हमारा जो आर्मेचर है या रोटर है वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा, घूमेगा नहीं। ठीक है, आर्मेचर की बात करते हैं, इसको रोटर भी कहते हैं। आर्मेचर को हम रोटर भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, रोटर या क्वाइल। ठीक है, आर्मेचर को रोटर कहते हैं, क्वाइल कहते हैं। तो आर्मेचर क्या होता है, यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है, मूव करने वाला भाग होता है। जब यह मूव करता है, घूमता है, तो फ्लक्स का क्या होता है, कटान होता है। जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो क्या करेगा, करंट को चलाएगा, करंट को फ्लो कराएगा। अब आते हैं कम्यूटेटर और ब्रश की बात करेंगे। पहले बात करते हैं कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर जनरली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो लोग डीसी जनरेटर पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। कम्यूटेटर, ठीक है, इसका काम क्या होता है, एसी टू डीसी, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और कहीं कहीं आपको देखने को ये भी मिलेगा डीसी टू एसी, डीसी टू एसी, कहीं कहीं आपको डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है, लेकिन जो मेन पर्पज होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और कभी कभी डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है, बदलता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा या डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। अब बात करते हैं ब्रश की। ब्रश, तो ब्रश क्या करता है, ब्रश हमारे कार्बन का बना होता है छोटे मशीनों में, और जो बड़ी मशीनें होती हैं उनमें कॉपर और कार्बन इन दोनों का मिक्स करके बनाया जाता है ब्रश। तो ब्रश का काम होता है कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है उससे करंट को इकट्ठा करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको संग्रहित करता है, और उसके बाद जो सर्किट होती है, जो हमारी परिपथ होती है, उसको क्या करता है, वो सप्लाई देता है। सर्किट का कहने का मतलब कि लोड को क्या करेगा, कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करेगा और बाहरी परिपथ को, लोड को सप्लाई देगा ब्रश, इसका ये काम होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा जब तक आप उसे देंगे नहीं, जब उससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे नहीं तो करंट नहीं फ्लो होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा तो फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा। यानी कि जब इसे सप्लाई नहीं देंगे, एक तरह से क्या हुआ, ये हमारा मोटर के लिए सप्लाई हुआ ना, मोटर के लिए ये क्या हुआ, सप्लाई की तरफ बिहेव करेगा, सोर्स की तरह, ये ऊर्जा देता है मोटर को। ठीक है, तो ये जो चार पार्ट हैं, मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनके बिना हम मोटर नहीं बना सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनमें चारों में से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा तो हमारा मोटर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए ये जो चारों चीज़ें हैं बहुत ही आवश्यक है मोटर को बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। आपने मौलिक आवश्यकताएं तो पढ़ ली, इसके आगे जो पार्ट है देखते हैं इसके बाद क्या आता है। डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता हो गई ना, अब देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। तो सब ले दे के आपको करना कुछ नहीं है,
इन सब चीज़ों को बेसिक से ध्यान देना है कि क्या क्या होता है। अब बात करते हैं फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। इसके पहले मैं पढ़ा था डीसी जनरेटर, उसमें बताया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ये कहाँ यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने विद्युत मोटर के लिए या इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए, जिसमें बात करेंगे डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर के लिए टार्क की दिशा ज्ञात करने के लिए, डीसी मोटर में जो टार्क उत्पन्न होता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए एक रूल दिया, उसे कहते हैं क्या, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। अब इस नियम में क्या क्या आ गया, उन्होंने ये कहा कि यदि अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, तीन उंगलियां ये देख रहे हैं आप, ये अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इंग्लिश में फोर फिंगर, इसको बोलते हैं मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर। तो यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं, ये तीनों क्या हों, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हों, 90 अंश के कोण पर हों। आप देख पा रहे होंगे। अब इसको हम ये और ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। इस तरह से आप देखें, इसको हम पूरे को बेस मान लें, इस पूरे को आधार मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये वाला क्या हुआ, 90 डिग्री का। ठीक, अब बात करेंगे हम इसकी बात करेंगे, ये क्या हुआ, ये इधर इस दिशा में है और ये इस दिशा में है। इसको हम ऐसे करना चाहें, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, सॉरी लंब हो जाएगा। इसके जो बीच की एंगल है क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। यानी उनका कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि इन तीनों के मध्य जो एंगल वो 90 डिग्री का हो, इसके मध्य 90 डिग्री, इसके मध्य 90 डिग्री। तो क्या होगा, जो हमारा अंगूठा होगा, अंगूठा ये चालक या कंडक्टर के घूमने की दिशा को बताएगा, किसको, मूव करने की, कंडक्टर किस दिशा में घूम रहा है, मूव कर रहा है, अंगूठा बताएगा। जो हमारी पहली अंगुली है, पहली, इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी इंग्लिश में कहते हैं फोर फिंगर। ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ये वाली उंगली तर्जनी। कहीं कहीं पे इसको फ्लक्स भी कहते हैं। और जो हमारा मध्यमा उंगली है, ये बीच वाली उंगली, ये दिखाता है विद्युत वाहक बल या करंट को। जो दिख रहे हैं मध्यमा उंगली ना, ये किसको दिखाता है, विद्युत वाहक बल या करंट को। तो इन्होंने यही नियम दिया कि यदि ये बाएं हाथ की तीनों उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हों, एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को, तर्जनी उंगली फील्ड को, और जो मध्यमा उंगली है वो करंट को शो करे। यही हमारा फ्लक्स का नियम है, सॉरी फ्लेमिंग का नियम है। अब देखते हैं, अब इसके बाद फिगर में दिखाऊंगा। फिगर में भी आप देख सकते हैं तीनों उंगलियां क्या होंगी, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा अंगूठा है, ये क्या करता है, चालक की घूमने की दिशा को इंगित करेगा, प्रदर्शित करेगा। ये हमारा तर्जनी उंगली है, क्या है, तर्जनी, इसको हिंदी में कहते हैं तर्जनी, तर्जनी इंग्लिश में कहते हैं फोर फिंगर, फोर फिंगर। ठीक है, फोर फिंगर ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। और ये हमारा क्या है, मध्यमा, इसको बोलते हैं मध्यमा यानी बीच की उंगली, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, आप देख रहे हैं जो बीच की उंगली है ये धारा को दिखाएगी, तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, और अंगूठा किसको, चालक के घूमने की दिशा को। और चुंबकीय क्षेत्र को हम फ्लक्स से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं पे। अगर हम बात करेंगे जनरेटर की तो हाँ फ्लक्स हो जाएगा। और ये धारा को दिखा रहा है तो जनरेटर में क्या हो जाएगा, जनरेटर में हमारा ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तीनों में सेम चीज़ें होती हैं, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, इस तरह का। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड था। और ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस पे वर्क करता है, किसको बताता है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो किसको बताता है। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा, आप ये भूलेंगे नहीं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यानी कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ये बताएगा किसको, इसका यूज करते हैं जनरेटर में। ठीक, अब बात करें फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये इंगित करेगा किसको? मोटर को। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जनरेटर में यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि हम जनरेटर को क्या करते हैं? दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं ना। आपने स्टार्ट किया होगा, देखा भी होगा, जनरेटर को हम दाहिने हाथ से ऐसे स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज। इसलिए राइट मतलब क्या होता है? दायां। तो जनरेटर को हम दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं, तो जनरेटर में राइट हैंड यूज करते हैं। अब क्या बच गया? लेफ्ट हैंड और मोटर। तो लेफ्ट हैंड मोटर में यूज होता है और मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे वाले पॉइंट पर। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करता है आपके एग्जाम क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जनरेटर को आप दाएं हाथ से चलाते हैं इसलिए राइट हैंड रूल, और मोटर को बाएं हाथ से इसलिए लेफ्ट हैंड रूल। अब है डीसी मोटर की कार्यप्रणाली, यानी वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। आप फिगर देख रहे होंगे, ये हमारा दो फील्ड पोल है, एन और एस, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। हम लिख देता हूँ कंडक्टर, यानी कि चालक या क्वाइल, या और क्या बोलते हैं इसको? आर्मेचर, आर्मेचर या रोटर। ठीक है, एक चालक है, उसको इस पर बाइंडिंग की रहती है, क्वाइल कहते हैं, इसको आर्मेचर भी कहते हैं और रोटर भी कहते हैं, क्योंकि यह मूव करता है, घूमता है, या घूमने वाला पार्ट होता है। आप इसमें देख रहे होंगे पी और क्यू, इसको हम बोलते हैं ब्रश। ये मान लीजिए ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ये हमारे ये दोनों जो आप ये दिख रहे हैं, देख रहे हैं इस पॉइंट को, ये क्या है? ब्रश है। और जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है डी आकार का, जो बीच वाला हिस्सा है वो डी आकार का है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर यानी कि हिंदी में दिक् परिवर्तक बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ दिक् परिवर्तक, यहीं पे दिक् परिवर्तक। हिंदी थोड़ी सी अजीब है इसकी, ठीक है ना। कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा एन यानी कि साउथ पोल है, ये हमारा एस यानी कि सॉरी ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे एन और एस मिलके। ठीक, इसके बाद जब इसको हम सप्लाई देंगे, जिसको हम सप्लाई देंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, इधर को पॉजिटिव होता है तो इधर से नेगेटिव। ठीक है, ऐसे जब ये ब्रश क्या करेगा? ब्रश इन करंट को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा और किसको देगा? कम्यूटेटर को। अभी आपने पढ़ा कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जब इसको डीसी सप्लाई देंगे तो ब्रश के माध्यम से जाएगा कम्यूटेटर पे, और ये क्या करेगा? उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेगा, एसी में कन्वर्ट कर लेगा। इसके बाद ये करंट हमारी आगे बढ़ेगी, तो जो हमारा कंडक्टर दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं, ये वाला इस आकार का, इसमें क्या होगा? करंट जब फ्लो होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो किस टाइप का? तो जो एन साइड में है तो यहाँ भी एन साइड का और यहाँ एस साइड का, यहाँ भी एस है तो यहाँ एस, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब क्या होगा? आपको पता है कि आप जब चुंबक पढ़े होंगे तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना। चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, तो वो उसको दूर ढकेलने का प्रयास करता है, दूर भेजने का प्रयास करता है। अब इसमें देखेंगे यह भी एन है और यह भी एस है, दोनों तरफ एन एन और एस एस है। तो ये क्या करेगा? इसको दूर ढकेलने का प्रयास करेगा, ये इसको और ये इसको इधर भेजने का प्रयास करेगा। जो क्या होगा? जब आधे चक्र में घूमेंगे, जब आधे चक्र में घूमेंगे तो जो हमारा बी वाला यहाँ पे था, तो हमारा ए यहाँ आ जाएगा, हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा, और बी कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, एक हाफ साइकिल के बाद जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ए वाला पॉइंट यहाँ पे चला आएगा और बी वाला पॉइंट यहाँ पे चला आएगा। तो उस समय क्या होगा? अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे आपका एस बन जाएगा और यहाँ पे एन बन जाएगा। लेकिन क्या होगा? आपने देखा होगा, हम पहले हाफ की बात कर रहे हैं, जब इसको पॉजिटिव साइकिल दिए तो एन एन हुआ और यहाँ एस एस, तो दोनों में रिपल्सन हुआ, इसको घुमा दिया
तो बी वाला पॉइंट यहाँ आ गया और ए वाला पॉइंट वहाँ चला गया, ठीक। और एन इधर चला आया और एस इधर चला आया, ये दोनों फिक्स हैं एन और एस, ठीक। लेकिन होगा क्या, जब इसको देखें नेगेटिव हाफ साइकिल यानी कि दूसरे अर्ध चक्र में जो धारा की दिशा क्या होगी, उल्टी हो जाएगी ना। यहाँ धारा प्लस में था, यहाँ धारा निगेटिव, तो जो हमारा ये एन है ये भी क्या होगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा एन एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन और ये यस एन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फिर वही बात, फिर दोनों सेम पोल, यहाँ भी सेम पोल, फिर रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और फिर यह इसको इधर भेजेगा तो ए यहाँ पे चला आएगा और बी फाइनली यहाँ पे चला आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा रोटर है एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। यहाँ देख रहे हैं DOR मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूर्णन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो अब देख रहे हैं इस तरह से घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये हमारा सिंपल वर्किंग था DC मोटर का, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके आगे, इस तरह की वर्किंग होती है DC मोटर में। अगला पॉइंट है घूर्णन दिशा को चेंज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको मोटर के घूमने की दिशा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फील्ड वाइंडिंग को चेंज करके और एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग को चेंज करके। देख रहे हैं घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना, तो दो तरीके हैं। पहला क्या है, फील्ड करंट की दिशा को चेंज करके, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट। आप फिगर देख रहे होंगे, ये हमारे फील्ड है E1 और E2, ये हमारा आर्मेचर है A1 और A2, और ये DOR यानी कि घूमने की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा है। अब इसके हम फील्ड की दिशा को चेंज कर दें। आप देख रहे हैं यहाँ जो E1 सिरा है फील्ड का जो E1 सिरा है E1, ठीक है। E2 किससे जुड़ा हुआ है आपका, E2 जुड़ा है प्लस से, ये प्लस है ना, ये प्लस किससे जुड़ा हुआ है भाई, E2 से जुड़ा हुआ है। और E1 किससे जुड़ा हुआ है, E1 आके यहाँ से जुड़ गया है नेगेटिव सिरे से, ठीक। लेकिन आर्मेचर क्या है, A1 प्लस है और A2 माइनस है। अब क्या करें हम, इसकी जो फील्ड बाइंडिंग है, E1 क्या था अभी, E1 अभी नेगेटिव पे है, तो क्या करें इसको पॉजिटिव कर दें। कुछ इस तरह से मैं फिगर बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसको हम क्या दें, E1, इसको बोल दें हम E2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे जो आपका E1 है ये कहाँ जुड़ा हुआ है, E1 आपके किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से, ठीक। हमने क्या किया, इसकी दिशा को चेंज कर दिया है, यानी E1 को जोड़ दिया प्लस से, ठीक। अब यहाँ पर जो E2 है ये किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, हमने E2 को जोड़ दिया माइनस से, ठीक। अब जो इसको बोलते हैं A1 यानी कि आर्मेचर 1, ये आर्मेचर, ठीक है, ये हमारा। अब इसमें देखिएगा इसकी जो घूमने की दिशा है इस दिशा में है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इस आकार का हो जाएगा, यानी कि ये घूमने की दिशा ऐसे था क्लॉकवाइज, अब क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, अब ये इस तरफ घूमने लगेगा ऊपर की ओर। तो यही है, यदि हम फील्ड के कनेक्शन को, जो उनके फील्ड के टर्मिनल हैं, इनके कनेक्शन को चेंज कर दें, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, तो क्या हो जाएगा, जो मोटर की घूमने की दिशा है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने दिखा दिया। E2 प्लस से था तो हमने E2 को माइनस कर दिया, E1 प्लस से यहाँ पे है तो वहाँ E1 माइनस से था, उसकी घूमने की दिशा नीचे की ओर थी, अब क्या हो गई, ऊपर की ओर हो गई। यानी इसके जो फील्ड के कनेक्शन है E1 और E2 को चेंज कर देंगे तो क्या होगी, आपके मोटर के घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। अब आता है आर्मेचर की करंट को चेंज करने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आर्मेचर की दिशा चेंज करने के लिए, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि जो आर्मेचर के, अभी तो हम क्या किए थे, अभी तक हम फील्ड के सिरे को चेंज किए थे ना, फील्ड टर्मिनल को चेंज किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, जो आर्मेचर के टर्मिनल हैं, सिरे हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा हमारा, उसमें भी मोटर के घूमने की दिशा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे हम सप्लाई को चेंज करेंगे उसके टर्मिनल को चेंज करेंगे, ठीक है। इसके फिगर को देखते हैं।
इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए आपका, मैं बना देता हूँ फिगर के अनुसार, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आर्मेचर, ठीक, ऐसे। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। इसको हम कह दें A1, इसको बोल दें A2, ठीक। इसको हम कह दें E1, इसको बोल दें E2, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर का जो A1 है किससे जुड़ा हुआ है? आर्मेचर का A1 नेगेटिव पॉइंट से, और जो आपका A2 है वो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव पॉइंट से। तो मोटर क्या हो रहा है हमारा, इस दिशा में घूम रहा है ऊपर की ओर। लेकिन अब क्या करेंगे, इसके जो आर्मेचर के कनेक्शन है इन दोनों को, A1 और A2 को चेंज करेंगे। इसके जो मूव करने की दिशा है, घूमने की दिशा, वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। हमने क्या किया, A1 को जोड़ दिया प्लस से और A2 को माइनस से। आप देख सकते हैं यहाँ A1 क्या था, A1 माइनस से था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ A1 प्लस से है, यहाँ A2 माइनस से है, और यहाँ पे क्या है, A2 प्लस से है। तो इसकी जो घूमने की दिशा होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज होगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। होता क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो चेंज हो जाते हैं, जो फ्लक्स जनरेट होता है वो उल्टी दिशा में जनरेट होने लगता है, और मोटर को उल्टी दिशा में घुमाने का प्रयास करने लगता है। तो ये दो तरीके हैं मोटर के घूमने की दिशा को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस विधि द्वारा मोटर के घूमने की दिशा को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो एक तो हो गई फील्ड बाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करके, और दूसरी क्या हो गई, आर्मेचर बाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज करके। प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो, घूमने की दिशा को चेंज हो जाएगी। क्यों, फील्ड की जब दिशा चेंज हो जाएगी तो फ्लक्स की दिशा चेंज हो जाएगी, तो करंट की दिशा भी चेंज हो जाएगी, तो मोटर के हमारा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग घूमने लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, तो लड़के स्किप कर देते हैं, देखते ही नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो मैं आज जो पढ़ाया हूँ आपको एक बार रिव्यू दिखा देता हूँ, क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको। प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, इसके सिद्धांत क्या है डीसी मोटर के, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग क्या होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आवश्यकताएं हैं डीसी मोटर को बनाने के लिए वो क्या क्या हैं, ये चार चीज़ें बता दी, मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर ब्रश और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आवश्यकताएं हैं। इसके बाद फ्लेमिंग का मैंने बाएं हाथ का नियम बताया कि बाएं हाथ की बात करें तो मोटर पे और दाएं हाथ की जनरेटर पे, ये रूल है उनका फ्लेमिंग का। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी उंगली किसको शो करती है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि उंगली से क्वेश्चन पूछता है ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं इसके बाद बताया डीसी मोटर की वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है डीसी मोटर, किस तरह से काम करता है और किधर को घूमता है, इसी मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैं बताया कि इसकी जो घूमने की दिशा है, डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, इसके घूमने की दिशा को चेंज करेंगे। तो दो बात बताया मैंने, एक बताया फील्ड बाइंडिंग के द्वारा फील्ड करंट को चेंज कर देंगे, और दूसरा आर्मेचर करंट को चेंज करके, क्योंकि जो दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो करंट बहने की दिशा भी चेंज हो जाएगी, ये आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा चेंज करके, ठीक है। तो आपका ओवरऑल व्यू था। अब जो हमारी अगली क्लास होगी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, अगली क्लास में कराएंगे ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, फ्लक्स, चालक, स्पीड, पोल में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ग्लोबल ITI चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर हमें जो वीडियो पढ़ाए हैं आपको अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ, चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड सर्किल में, ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है। फिर थैंक यू।